सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम कर रहे थे सेल्फ असेसमेंट 3 और सेक्शन ए जो लगभग ख़त्म हो गया था। बस ये 20 नंबर से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ दिया है, इसको आप पढ़िएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करूँगा। A considerable increase in plant life in the lake was noticed after the farming activity intensified. The most likely reason for this could be what? वो दिया है इस क्वेश्चन में कि जब हम कल्टीवेशन करते हैं उसी टाइम हम क्या करते हैं, फील्ड में मैन्योर, कंपोस्ट ये सब हम डाल देते हैं। जब फ्लड आती है, बाढ़ जब आती है, तो वो सारे ऑर्गेनिक मैन्योर जो हैं वो बहकर लेक में चले जाते हैं। और लेक में जाने के बाद क्या होता है, जो आल्जी है वो उस न्यूट्रिएंट्स को, ऑर्गेनिक मैन्योर को कंज्यूम करके अपना रिप्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और जिससे कुछ ही दिनों में पूरे लेक का जो कलर है वो बिल्कुल ही ग्रीन हो जाता है। तो ये ग्रीन क्यों हुआ, उसका रीजन पूछा है, और जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑर्गेनिक मैन्योर लीच्ड इनटू द लेक फ्रॉम द फील्ड। मतलब जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये लेक से, फील्ड से बाढ़ के पानी के थ्रू बहकर लेक में चला जाता है। ठीक है, तो ये है इसका रीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे बी, कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन इन द सेम लेक। तो यहाँ पे एक फूड चेन दिया है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। एक्वाटिक प्लांट, स्मॉल फिश, बिग फिश और बर्ड। तो क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू शो मिनिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स कॉन्सेंट्रेशन इन देम आफ्टर कंसिडरेबल टाइम। इनमें वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके बॉडी में सबसे कम पेस्टिसाइड पाया जाएगा? क्या वो एक्वाटिक प्लांट होगा, क्या वो फिश होगा, क्या वो बिग फिश होगा, या फिर बर्ड होगा? देखो, प्लांट है, स्मॉल फिश, बिग फिश और बर्ड। ये फूड चेन ऐसे कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहले वो पेस्टिसाइड जाएगा किसके बॉडी के अंदर? प्लांट के बॉडी के अंदर जाएगा, और प्लांट को खाएगा स्मॉल फिश। अब वही पेस्टिसाइड स्मॉल फिश के अंदर जाएगा, स्मॉल फिश को खाएगा बिग फिश। अभी सेम पेस्टिसाइड बिग फिश के अंदर जाएगा, और ये बिग फिश को खाएगा बर्ड। अब जो पूरा का पूरा जो पेस्टिसाइड है वो भी बाढ़ के बॉडी में स्टोर होके रहेगा। ठीक है, तो सबसे जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पाया जाएगा वो बाढ़ के बॉडी में पाया जाएगा, और सबसे पहले जो कंज्यूम करता है प्लांट, उसके बॉडी में सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन पाया जाएगा पेस्टिसाइड का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, will the levels of this magnification be different at different levels of the ecosystem? ये जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन हम कहते हैं। और बायोमैग्निफिकेशन में होता क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में गैदरिंग करना। Gathering of toxic substance in different tropic levels is called biomagnification.
और ये जो पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन है अलग अलग फूड चेन में, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में ये अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। डी, an expert agriculturist suggests to the farmer to minimize the use of chemical fertilizers। कोई एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने फार्मर को कहा कि अपनी फील्ड में केमिकल फर्टिलाइजर को कम इस्तेमाल करें एंड इंस्टेड यूज ऑफ अ बायो फर्टिलाइजर, दे हैव मेनी एडवांटेजेस। और बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। Which of the following is not true for बायोफर्टिलाइजर? तो बायोफर्टिलाइजर के केस में वो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं होगा? They are economical. Yes, it is true. They are economical. They help in reducing pollution in the lake. They help in reducing pollution in the lake. वो लेक में जो हो रही है पॉल्यूशन उसको कम करने में मदद कर सकते हैं। ये कुछ हद तक सही लग रहा है, फिर भी देखेंगे। दे आर रिन्यूएबल, बिल्कुल सही है, ये रिन्यू हो सकता है। दे रिक्वायर लार्ज सेटअप फॉर देयर प्रोडक्शन। बायो फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमें कुछ लार्ज सेटअप, बहुत सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दे रिक्वायर लार्ज सेटअप फॉर देयर प्रोडक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आप छोटे से जगह पर बायो फर्टिलाइजर बना सकते हो, उसके लिए कोई बड़ा तामझाम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ए मेटल इन द फॉर्म ऑफ रिबन। ध्यान दीजिए, वो मेटल का नाम पूछ रहा है जो रिबन के फॉर्म में अवेलेबल हो, और हम बाय एक्सपेरिमेंट हम जान चुके हैं कि रिबन में अवेलेबल होता है जो मेटल, उसका नाम है मैग्नीशियम रिबन। Bonds with dazzling white flame and changes into white powder। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन के बारे में पूछ रहा था और आपने या फिर हमने बातों बातों में इसका आंसर खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन 22 पे पढ़ेंगे। बी स्टिंग लीव्स ए केमिकल सब्सटेंस दैट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। अब बी स्टिंग में क्या होता है सर? तो बी स्टिंग में पाया जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाएगा बी स्टिंग में। ठीक है जी, नेम द केमिकल सब्सटेंस फॉर्मिक एसिड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सब्सटेंस। HCOOH है तो ये एसिड होता है। H पॉजिटिव, COOH नेगेटिव। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये H नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये जो H है ये पॉजिटिव होगा। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच में गिव रिलीफ ऑन द स्टिंग एरिया व्हेन अप्लाइड ऑन इट। अगर हमको कोई बी अगर बाइट करती है तो राहत पाने के लिए हम क्या करेंगे? तो राहत पाने के लिए हम उसी जगह पर बेस अप्लाई करेंगे, जैसे टूथपेस्ट हो गया या फिर जिंक कार्बोनेट ZnCO3 या फिर टूथपेस्ट, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए फिर राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वाटर सोल्यूबल बेस, क्या नाम है उसका सर? अल्कली। जो वाटर सोल्यूबल बेस होता है दैट इज अल्कली।
ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। वो कौन सा सब्सटेंस है जो पानी के संपर्क में आकर हाइड्रोजन आयन बनाता है? एंड दैट इज एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप पानी में डालोगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। What were the limitations of a Doberener triad? जो डबरेनर भाई साहब थे उनके पीरियोडिक टेबल में क्या क्या लिमिटेशंस थी? वो उनका जो था पीरियोडिक टेबल वो क्यों फेल हो गया? सो डबरेनर के टाइम में लगभग 30+ एलिमेंट्स थे, लेकिन इन्होंने सारे एलिमेंट्स को, ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट क्लासिफाइड, सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया। ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्लासिफाई किया था तीन ट्रायड इनके थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सिर्फ 9 एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था। और एक ट्रायड इनका था नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक है, जो डबरेनर का जो ट्रायड था, जो रूल था, पहला एलिमेंट का एटॉमिक मास और दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास और इन दोनों का मीन, अरिथमेटिक मीन अप्रोक्सीमेटली सेकेंड के साथ इक्वल होगा। ये जो रूल था, ये जो लॉ था, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो जिसके चलते ये फोर्थ ट्रायड जो था, ये फोर्थ ट्रायड क्लासिफाई नहीं हो पाया। और जो लगभग 30 के पास एलिमेंट्स जो थे उनमें से सिर्फ 9 एलिमेंट्स को डबरेनर ने क्लासिफाई किया था। तो ये थे उनके फेल्यूर के रीजंस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल? अब मेंडलीव ने उनके पीरियोडिक टेबल में क्यों गैप छोड़ा था? मेंडलीव बहुत ही जीनियस थे, बहुत ही जीनियस थे मेंडलीव। सो मेंडलीव प्रेडिक्ट किए थे कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले हैं या फिर डिस्कवर होंगे। तो उन एलिमेंट का नाम उन्होंने रखा था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। और इसके लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप भी छोड़ा था और फ्यूचर में वही एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए। ठीक है, और ये रहे उनके नाम। स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? आपको वेरिएशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसके साथ साथ
एनिमल में एवोल्यूशन भी होगा। उसके साथ साथ सर्वाइवल एडवांटेजेस जो होंगे ये भी बढ़ जाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइफ स्पान जो आयु होती है एनिमल का ये भी बहुत बढ़ता है। तो ये हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस का फंक्शन और ओवरी का फंक्शन पूछा है, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरी का फंक्शन पूछा है, तो क्या होता है देखिए थोड़ा सा। जो टेस्टिस होता है उसे हम कहते हैं फीमेल गोनाड, क्योंकि ये फीमेल गैमेट जिसका नाम है ओवा ये बनाता है। और उसके साथ साथ जो फीमेल हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजेन और एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ये दो फीमेल हार्मोन को भी बनाता है। और उसके बाद, और ये तो उल्टा हो गया, ये टेस्टिस नहीं होगा, ये हो जाएगा ओवरी, ये होगा ओवरी, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस, टेस्टिस इसे हम कहते हैं मेल गोनाड। ये मेल के बॉडी में जो मेल गैमेट होता है जिसका नाम है स्पर्म, मेल गैमेट को बनाता है। और जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, इसे बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम। अब ये जो डायग्राम है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहा है, ऐसे नॉर्थ से निकला है और साउथ में एंटर किया। ए स्टूडेंट मेक्स ए स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर। कोई स्टूडेंट है जिसने ये कहा कि ये जो एक्स पॉइंट आपको दिख रहा है, एक्स पॉइंट या जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ध्यान वाई, ये वाई एक पॉइंट है और एक्स एक पॉइंट है। तो एक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वाई के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही कमजोर है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए और ये डायग्राम को रीड्रॉ कीजिए और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाइए। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। सर जी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो पढ़ाई तेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था वो मैग्नेट नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे नॉर्थ पे, नॉर्थ से निकलेंगे और एंटर करेंगे कहाँ पर, साउथ में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है, तो जो आपका जो मैग्नेटिक का जो फील्ड लाइन होगा ये हमेशा नॉर्थ से बाहर जाएगा और साउथ में एंटर होगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। यही जो बात है, यही जो बात है ये आपको याद रखना होगा, ऐसे। नॉर्थ से निकलेगा और एंटर करेगा साउथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो वहाँ पर हाई होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है
और यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर आप दो भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही ज़्यादा होगा, यहाँ पर 2 है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो कंसंट्रेशन है जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर बहुत ही कम होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, what is the solenoid? Mention 2 ways to increase the strength of the solenoid. सोलेनॉइड क्या है और सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ाएंगे? तो ये सोलेनॉइड जो होता है एक एम्प्टी कार्डबोर्ड होता है, और जिस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉपर वायर को लपेटा जाता है ऐसे, कुछ ऐसे। ये होता है सोलेनॉइड। तो जब इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो ये साइड में करंट का जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ पोल, ये क्लॉकवाइज होगा साउथ पोल। तो यहाँ पे ये पूछा है ये जो सोलेनॉइड है इसका स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ाएंगे? तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप कॉपर वायर का जो हम यहाँ पर जो कॉइलिंग करते हैं, अगर टर्न को हम बढ़ा देंगे, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 टर्निंग से अगर हम और ज़्यादा लपेटेंगे कॉपर वायर को, तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बढ़ेगा। जितना हम लपेटेंगे कॉपर वायर को मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। You are provided with 90 ml of distilled water and 10 ml of concentrated sulfuric acid। आपको 90 मिली पानी दिया गया है और 10 मिली सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है टू प्रिपेयर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको बनाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। व्हाट इज द करेक्ट वे? आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कभी भी वाटर को आप एसिड पे नहीं डालेंगे, आप हमेशा एसिड को पानी में डालेंगे। एसिड को पानी में आप डालेंगे और जो बीकर होगा, जिस बीकर में वाटर है, उस बीकर को आप कंटिन्यूसली ग्लास रॉड से स्टायरिंग करेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ज़्यादा हीट इसमें निकलता है। तो आपको कंटिन्यूसली स्टायरिंग करना होगा और बीकर के नीचे आप क्या करेंगे, कुछ बहते हुए पानी को बीकर के नीचे रखेंगे ताकि जो हीट
जनरेट होगा वो हीट बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, ओके फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन चेंज ऑन डाइल्यूशन। अब आपने डाइल्यूशन कर दिया तो जो H3O पॉजिटिव आयन था इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घट जाएगा। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये घट जाएगा, क्योंकि पहले कॉन्सेंट्रेटेड था और आपने उस पर बहुत सारा ढेर सारा पानी मिला दिया, तो जिससे क्या होगा H3O पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब ये होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, तो ये एक सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये ऐसे सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें आगे आने वाला हर हाइड्रोकार्बन अपने पीछे हाइड्रोकार्बन से एटॉमिक मास में 14U ज़्यादा होता है या फिर CH2 ज़्यादा होता है। अब देखो जो मीथेन है CH4, इथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8 और ब्यूटेन है C4H10। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर इसमें एटॉमिक मास ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, CH2। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा, CH2। और यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं CH2 या फिर 14 यूनिफाइड मास। दिस arrangement of hydrocarbons is known as homologous series। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी हमसे पूछा है। होमोलोगस सीरीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमको पूछा है। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज में हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और उन सब की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल ही अलग होगी। और दो कॉन्जिक्यूटिव हाइड्रोकार्बन के बीच का जो एटॉमिक मास होगा, जो डिफरेंस होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव हाइड्रोकार्बन का जो मास का डिफरेंस होगा वो होगा 14U। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करेंगे। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से, ये क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।